बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आज एक सीनियर वकील मियां अली इशफाक साहब जो बड़े लाइमलाइट में रहते हैं, जो भी बंदा गायब हो उसको हमेशा अली इशफाक साहब भी बाहर लेके आते हैं। तो अली इशफाक साहब आज मौजूद थे 9 मई के केसेस में भी। सनम जावेद खान की पहले बरीत के खिलाफ अपील थी पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी टफ टाइम पंजाब गवर्नमेंट को मिला, और शेख रशीद की बरीत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी मेरा ये ख्याल है कि स्क्रिप्ट से हट के बेंच में आ गया था, और जिस वजह से पंजाब गवर्नमेंट को भी भागने के अलावा कुछ चारा नहीं था, टाइम लेके भागे। लेकिन जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने वाजे कर दिया कि ज़मीन गिरे या आसमान फटे, और प्रोसिक्यूटर को ये वाजे कर दिया एक तो फैसला कानून के मुताबिक होगा, दूसरा ये आइंदा अल्तवा मांगना हुआ तो मेरी अदालत में ना आना, अल्तवा उसी सूरत में मिलेगा या जब जज मर जाए या वकील मर जाए या मुलजिम मर जाए। मियां अली इशफाक साहब, आपको लगता है कि ये वाकई ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट से हट के बेंच में आ गया था केस, इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट टाइम लेके भाग गई? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। देखें, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी प्रैक्टिसिंग एक डिसिप्लिन है। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन में अगर कोई प्राइवेट काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह एडजमेंट सीख करे, और पर्टिकुलरली जो रिसेंट इस वक्त जुडिशल प्रैक्टिसेस सुप्रीम कोर्ट में डेवलप हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए पॉलिसी दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ सम टाइम ये जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसमें जो भी कभी कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमें क्रिएट होती नज़र आती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इसके जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके लिए होती नज़र आती है। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को इसी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को एडजमेंट के केसेस में डिसमिस करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। यानी कि से फॉर एग्जांपल जो शख्स इस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की एडजमेंट के केसेस में वायलेशन करता है उसको डिसमिस करना चाहिए। तो मेरी राय में तो आज सुप्रीम कोर्ट को जो स्टेट प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने ये बटालियन, आई वुड से हंड्रेड्स ऑफ अपील्स फाइल कर दी हैं, बटालियन ऑफ नंबर ऑफ केसेस फाइल कर दिए हैं, इनकी जो इस तरह की अपील्स थी उसमें इनकी इस्तदा की जो ये मौखर करने की जो इस्तदा थी उसको डिसमिस करना चाहिए था। बहरहाल एक मौका दिया गया, और आपने देखा, आपने राइटली कवर किया कि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन ऑल देयर केसेस हैव ज़ीरो ग्राउंड टू स्टैंड। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह बेंच नंबर 1 जो है, अगर वो अपनी पॉलिसी मैटर से हट के कि ये 4 महीने के केसेस हैं तो इसमें 4 महीने की डायरेक्शन दें, इससे अबव एंड बियॉन्ड जाके सुप्रीम कोर्ट को मेरिट्स पे इन केसेस को टच करना चाहिए। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरिट्स पे गई, मैं पिछले 9 मई से लेकर आज तक इससे मुंसलिक वाकयात में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की वकालत जो है वो कर चुके हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको हमने इन मुकदमात से डिस्चार्ज करवाया, बेशुमार ऐसे हैं जिनकी पोस्ट अरेस्ट बेल्स करवाई, और बेशुमार ऐसे हैं जिनकी प्री अरेस्ट बेल्स कंफर्म कराई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पूरे के पूरे मुकदमे का एक ब्रॉडर कैनवस जो है वो डिस्कस हुआ, तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से, वकालती ईमानदारी से, एथिकली मैं आपको बाउंड हूँ ये बताने के लिए कि दीज केसेस विल गो टू हेल। यानी कि ये केसेस का जो मंतकी अंजाम है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए बहुत बुरा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग एट दिस स्टेज इज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन केसेस की इस तरह की एडजुडिकेशन जिसकी मंजर कशी मैं आपके सामने आज कर रहा हूँ, और इसको रिकॉर्ड पर रख लें, बराए मेहरबानी अपील केसेस में मत करें। यही वो स्टेज है जिसपे प्रोप्राइटरी डिमांड ये है कि लोगों को इंसाफ मिले, और ये सारे केसेस जो हैं वो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक ऐसे बेंच में आ गए जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ऐसी तवक्को नहीं कर रही थी कि जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई इस बेंच की कार्रवाई से नजर आएगी। अब तक की जितनी कार्रवाइयाँ इस बेंच के सामने की गई हैं उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को किसी भी केस में बादी नज़र में कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक स्वीट डिपार्चर लिया इसको मौखर कराने के लिए। अच्छा मियां साहब, ये भी बताइएगा कि आज इस तरह सनम जावेद के केस में अदालत ने कहा कि शरीक मुल्जिम का जो इतराफ़ी बयान है उसकी वैसे लीगल हैसियत कोई नहीं होती, और इस केस में तो बोलते बोलते उन्होंने कहा चले छोड़े, अब मैं क्या इस पर कमेंट करूं। और ये भी तीनों जजेस यक जुबान थे, सलाउद्दीन पंवर साहब भी और इश्तियाक इब्राहिम साहब भी, कि हाई कोर्ट ने रिवीजन में अगर सनम जावेद को बरी किया तो बिल्कुल दुरुस्त डिस्चार्ज किया है। उनके पास रिवीजन में ये इख्तियार था, मुतलका सेक्शन जो थे 435 439 वो भी पढ़वाई गई। इसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शायद बेंच ही वो चेंज करवाना चाह रहे हो कि अगली दफा शायद चीफ साहब को वापस बेंच आ जाए। तो केस के मेरिट्स के ऊपर वो कमेंट करते करते रुके हैं, अगर ये इसी हफ्ते में दोबारा लग गया तो शायद ये बड़ी सुखी हो जानी है। आपने बहुत खूबसूरत जो है वो मंजर कशी की। देखें, मैं आपको इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड बताता हूँ। सनम जावेद का ये पंजाब गवर्नमेंट के केसेस की जो सीरीज ऑफ 9th में केसेस है उसमें 13वां केस था, 13th केस था, और सुप्रीम कोर्ट के तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच की जो मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है सनम जावेद के केस में उसको अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। उसमें पहला नुक्ता ये था सरकार की तरफ से कि ये हाई कोर्ट की क्रिमिनल रिविजनल
پاور جو ہیں وہ ایکسٹینسو نہیں ہے، جس پہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب نے جو ہیں جو بینچ لیڈ کر رہے تھے جسٹس ہاشم کاکڑ، انہوں نے کہا کہ آپ نے میری ہی ایشو کی ہوئی رپورٹڈ ججمنٹ جو ہے نہیں پڑھی، جس میں میرا ویو کلیئر ہے، اور اسی ویو کو سپریم کورٹ کے دونوں معزز جج صاحبان جسٹس صلاح الدین پنور صاحب اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے ایکسٹینسولی اور کمپریہنسولی سپورٹ کیا. اور اسی پوائنٹ پہ فردر چیزوں کو الیبوریٹ کرنے کے لیے میرے پاس اور میرے آفس کے جو میرے کولیگ معیز طارق صاحب میرے ساتھ ہے، وی ور ہیونگ a plethora of judgment to support this view of the Supreme Court، یعنی کہ سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان کے اس ویو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار سپریم کورٹ کے ہی ماضی کے کیس لاز ہیں، جس کی روشنی میں یہ کیٹیگوریکل ان نیچر ہے کہ کرمنل ریویژنل پاور آف ہائی کورٹ میں ایک ایکسٹینسو پاور ہے کورٹ کے پاس، ایون کہ ان سرٹن سینیریوز میں جہاں پہ بے انصافی کی انتہا ہو گئی ہو، جس میں یہ والا جو ہمارا کیس ہے صنم جاوید کا، چونکہ یہ 13واں کیس تھا جس میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بےہودہ، بے شرمانہ اور بے وقوفانہ ماڈل اڈاپٹ نہیں کیا گیا کہ کسی ایک شخص کو ایک ہی وقوعے میں ایلیگیشنز کو سیٹ اپ کر کے پورے پروونس میں جو ہے وہ پروسیکیوشن کی بیسس رکھ دی جائیں اور پھر اس میں ایک شخص کو اریسٹ کیا جائے. اس اریسٹ ہونے کے بعد جب اس کا کوئی ڈسچارج ہو یا بیل گرانٹ ہو، وہ ریلیز کے آرڈر ایشو ہو جائیں تو پھر ری اریسٹ کیا جائے. تو یہ ماڈل آف اریسٹ، ریلیز، ری اریسٹ، دین ریلیز، دین ری اریسٹ، تو اس طرح کی جو سکسیسو اریسٹ جو ہے ہم اسے کہتے ہیں کا جو ماڈل ہے، اس میں یہ 13واں کیس تھا. اور 13ویں کیس میں جو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی صرف اس کیس میں بنیاد ہے کہ ایک ہمراہی ملزم یعنی کہ کو ایکیوز پرسن کا 1 سال بعد جو ہے وہ اشتہاری ہونے کے بعد بیان ریکارڈ کیا گیا، اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، اور وعدہ معاف گواہ بنایا گیا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ صنم جاوید اور باقی ہمراہی ملزمان جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں اور دیگران ہیں، ان کو امپلیکیٹ کیا گیا. اب اس میں جب ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ جس کو کورٹ جو ہے وہ اس طرف آج گئی نہیں ہے، ممکنہ طور پر عدالت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی پیٹنٹ انلیگیلٹی جو ہے وہ نیچے والی ججمنٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے وکیل ہائی لائٹ کرنے سے سراسر ناکام رہے. وہ نقطہ یہ تھا کہ جس وقت یہ جو کریم حسن ہے وعدہ معاف گواہ، 1 سال بعد جس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، جب یہ وعدہ اس کو گرفتار کیا گیا اور 20 دن بعد اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پروڈیوس کیا گیا ان وائلیشن آف دا 2 ججمنٹس. ایک ججمنٹ یہاں پہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق کے نیب کیسز میں بیل میں جسٹس مقبول باقر صاحب نے لکھی تھی، جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے 164 سی آر پی سی کی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سٹیٹمنٹ کرانے سے متعلقہ تھی، اس کا پروسیجر لے ڈاؤن کیا تھا. اور ایک اور ججمنٹ ہے حدیبیہ پیپر ملز کی، جو کہ سابقہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے لکھی ہے. اس میں بھی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے جو پیرامیٹرز ہیں، پروسیجرز ہیں اور جو پالیسی ہے اور جو پرنسپلز ہیں، اس کو سیٹل کیا گیا. تو یہ جو ہمارا کیس ہے صنم جاوید کا، اس میں بھی نیچے والی عدالت نے یعنی کہ میجسٹریل کورٹ نے جو سپریم کورٹ کے سیٹل پرنسپلز ہیں اس کی وائلیشن میں اس وعدہ معاف گواہ کا بیان ریکارڈ کیا. اور یہ سب سے اچھوت قسم کی بات ہے، ایک عجیب سی قسم کی بات ہے کہ جس شخص کا وعدہ معاف گواہ کر کے جس کو پارڈن گرانٹ کی گئی یعنی کہ اس کیس میں معافی دی گئی، وہ گواہی ریکارڈ کرانے کے بعد بھی جیل میں ہی رہا. یعنی کہ اگر آپ مجھے کہہ رہی ہے سرکار کہ میں آپ کو وعدہ معاف گواہ بنا رہا ہوں تو آپ نے فل پارڈن مجھے گرانٹ کرنی ہے اس بیسس پہ کہ مجھے دوبارہ جیل میں نہیں بھیجا جائے گا. تو یہ وہ سارے پیرامیٹرز ہیں کہ ایک شخص 1 سال اشتہاری رہتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، 20 دن کے بعد بیان ریکارڈ کراتا ہے، یعنی کہ وقوعے کے 1 سال بعد وہ بیان ریکارڈ کراتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ 164 کا جو پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے سی آر پی سی میں اس کو وائلیٹ کرتا ہے. اور وہ یہ میں نے ججمنٹ ہائیلائٹ کی ہیں. اور سبسیکوینٹلی جو کوئی ایکیوز پرسن جن کے خلاف بیان دے رہا ہے ان کو کوئی سمن نہیں کرتی عدالت، ان کو کراس ایگزامینیشن کا موقع پہ موقع نہیں دیا جاتا، اور بعد ازاں وہ جو بندہ بیان ریکارڈ کراتا ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ واحد بیس تھی جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ اپ دا بیسس آف کاز آف اریسٹ، یعنی کہ سرکار پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ سمجھا کہ کسی بھی شخص کو 1 سال بعد وعدہ معاف گواہ بنانے کی بنیاد پر کسی شخص کو گرفتار کیا جائے، قانون میں کاز آف اریسٹ کے لیے یہ سفیشینٹ مٹیریل کنسیڈر نہیں ہوتا. اور اسی پہ ہی پاکستان میں آپ نے دیکھا اسی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی سغرا بی بی کیس، جس میں آصف شہید کھوسہ صاحب نے یہ ہولڈ کیا کہ میئر نامینیشن آف اے پرسن ان اے کرمنل کیس کین ناٹ بی سیٹ اپ ٹو بی اے بیسس آف اے کاز آف اریسٹ، یعنی کہ کسی بندے کی گرفتاری کا جواز بنانے کے لیے اس کی محض مقدمے میں نامزدگی ناکافی ہوتی ہے. تو یہ جو کیس ہے کلاسیکل کیس ہے صنم جاوید کا سپریم کورٹ کے سامنے، اٹ از اے کیس آف ایبسولوٹلی نو ایویڈنس. اسی کیس میں یہ بھی انہوں نے ایورٹ کیا تھا نا کھوسہ صاحب نے کہ ایک وقوعے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اور اسی کیس کو ہی ہم نے آج سپریم کورٹ میں اگر یہ موڈ پوائنٹ فردر الیبوریٹ ہوتا تو یہ بھی ہیلپ کرنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی اسی ججمنٹ میں ایک بہت لینڈ مارک قسم کی جو ہے وہ ایک
फाइंडिंग दे दी गई है, डिक्लेयर कर दिया गया कि किसी शख्स के खिलाफ अगर एक ही से फॉर एग्जांपल 9 मई के वाक़यात में सरकार ने अपने 2 गवाह जो हैं साजिश के, उनको बुनियाद बना के 50 मुकदमे दर्ज करा दिए मुख्तलिफ शहरों में, तो हाई कोर्ट ने होल्ड किया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और पुराना प्रिंसिपल है। अगर कोई ऐसा वक़ूआ सपोजिडली इल्ज़ाम, महज इल्ज़ाम की हद तक ही कोई ज़मान पार्क में अगर कोई ऐसी साजिश रचाई गई है, उसका एक ही मरतबा जो है वो मुकदमा दर्ज करके एक ही चलान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हीं 2 गवाहों की बुनियाद पर आप पूरे पंजाब में मुकदमा दर्ज करें और एक्सेसिव एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करें। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो 2 या 3 गवाह जिनको ज़मान पार्क में 9 मई के वाक़यात में कॉन्स्पिरेसी के गवाह बनाया गया, जो टेबल के नीचे छुपे थे, उसके बारे में आपको एक बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्ट बताऊं कि इन लोगों की जो एविडेंस है वो सरगोदा के ATC ट्रायल में जज मोहम्मद अब्बास शाह साहब ने एक जजमेंट दी, जिसमें ये तीनों गवाहों के बयान को डिसक्रेडिट किया, डिसबिलीव किया, डिसरिगार्ड किया और डिस्कार्ड कर दिया कि किसी भी तरह ये मोतबर गवाह नहीं है, ये एक बुनियादी तौर पर झूठे गवाहों के तौर पर जो है। तो जिन गवाहों की अंडर ओथ एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद किसी एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फाइंडिंग दे दी है और वो आज तक जो है वो जजमेंट सस्पेंड नहीं हुई, उन गवाहों की बाकी तमाम मुकदमात में गवाही की को किसी भी तरह क्रेडिबल और मुतबर कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये जो कॉन्स्पिरेसी के गवाह की बुनियाद पर पूरे पंजाब में मुकदमात हैं, इनकी फेट भी उसी मुकदमे की तरह आइडियली और लीगली होनी चाहिए जिस तरह के ATC सरगोदा के जज साहब ने जो है वो जजमेंट दी। इन्हीं 2 गवाहों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमला किया, केस में कह चुकी है कि ये कैरिटेबल के चुपके गवाही नहीं दे सकती। जी बिल्कुल ऐसा सरकारी वो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, इनसे अब जो चाहे बयान ले लें, वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रेडिट कर चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रायल कोर्ट अभी कर रही है, तो मेरे ख्याल वो सारा कुछ कर देगी। आज अदालत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा कि जब नाइंसाफ़ी होती अदालत को नज़र आ रही हो तो अदालत आंखें नहीं बंद करती। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन ये भी दी कि 1 साल के बाद आपको जिस तरह याद है सनम जावेद को दोबारा पकड़ना, कि इन्होंने 1 साल पहले ये किया था, कल को जस्टिस साजिद का करने का मोदी और बाकी साथियों को क्या 9 मई केस को अंदर न कर। आपने बहुत खूबसूरत जो है वो बात की। आपको मैं रिकॉर्ड पर रखता चलूँ, ये भी जजमेंट में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लेके आया हूँ साथ, और मुमकिन तौर पर आपने उसको कवर किया कि मियाँ गुल हसन और CM साहब के सामने सनम जावेद की हेबियस रिकवरी की पिटीशन फाइल हुई थी। उसमें ये जो मुअज़्ज़ज़ प्रोसिक्यूटर साहब थे ये भूल गए कि जो इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, he was kind enough to look at the situation and the seriousness of the situation. उस सूरत हाल की हसासियत और संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ कोर्ट में अपना बयान दिया हुआ है कि आज के बाद 9 मई के किसी भी मुंसलिक मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि जजमेंट अगर आज इस केस को मज़ीद डिस्कस किया जाता तो ये जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पेश की जाती, रखी जाती। इसकी रोशनी में भी कैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोसिक्यूटर जबकि अटॉर्नी जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, तो किस तरह उन्होंने जो है वो ये चैलेंज कर दिया। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। सर अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट की आपने बात की, मैं 2 बातों की आपको याद करा दूँ। एक तो अटॉर्नी जनरल ने कहीं और नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादिर फाइसा के बेंच में कहा था कि अब किसी शख्स को भी मुल्क में लापता नहीं किया जाएगा। उसके बाद कितने हुए सुप्रीम कोर्ट बेटर देन जी जी उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के केस में ये यकीन दहानी तहरीरी कराई जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर शीट में इसमें है, उसके रिकॉर्ड में ऐसा है कि नंबर 1 जितने भी जो मुलजिमान हैं उनके केसों का मिलिट्री कोर्ट में तफसीली फैसला लिखा जाएगा। और पिछले रमज़ान से पहले एक छोटी इस पर जो 20 तो 20 से रिलीज हुए, तो उन्होंने कहा था बहुत सारे तो वो है जो बरी हो जाएंगे, एक भी बरी नहीं, बस सब सजाएँ याफ्ता हो गए, कुछ अभी भी जेल में, कुछ की सजाएँ 2-3 दिन मिली कम करके बाहर की गई। और यकीन दहानिया पे 28 को उन्होंने जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी यकीन दहानी की ये पोजीशन है तो खुद मतलब हाई कोर्ट ने कराएगी यकीन दहानी को। देखिए, दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन द एंटायर रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जो स्टेट के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं उनकी तरफ से कोई मेहमान अदालत में दिया जाता रहा या रहा हो माजी में, उसकी ये हो नहीं सकता कि वायलेशन कर सकें। दिस इज़ हाउ द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग गोज ऑन। लेकिन जो ऑफिसर भी कोई चेंज ना हुआ और आपने जो एक इसकी मंजर कशी की है, दिस वुड बी ट्रीटेड एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिसेस और जुडिशल प्रैक्टिस इन द एंटायर रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसको हर सूरत इस प्रैक्टिस को अंडर एब्सोल्युटली ऑल सर्कमस्टेंसेस जो है वो ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स करे। सोने में स्वागत बताओ, ये जो मिसिंग पर्सन केस में यकीन दहानी ने कराई थी, काजी साहब के जाने के बाद जब ये केस लगा आईनी बेंच में, तो
चाहे कोई एक्शन ले लेंगे वो उल्टा हंस रहे हैं कि जी ये मिसिंग कैसे हो गया? इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और आपको इसी तरह बताऊँ, लाहौर हाई कोर्ट में भी पिछले दिनों एक मिसिंग पर्सन केस में कुछ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने 28 मार्च से ऑर्डर होल्ड किया और बाद में पता लगा कि ऑर्डर बहुत देर बाद जो है वो अनाउंस हुआ कि शायद पूरी फाइल जो है वो गुम हो गई। तो ये जो पैटर्न बन रहा है मिसिंग पर्सन के केसेस में कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फाइलें गायब होना शुरू हो गई हैं, ऑर्डर शीटें गायब होना शुरू हो गई हैं, अनलेस के इसका जुडिशल नोटिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं ले, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करे। ये इट इज़ अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। देखें, हम पूरी दुनिया में इंटरनेशनली पाकिस्तान के ग्लोबल एम्बेसडर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बन के जाते हैं और अपने मुल्क की अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने लोग इंटरनेशनली इस तरह के रेफरेंस कोट करते हैं, इस तरह की बैड और करप्ट प्रैक्टिसेस को हमारे सामने रखते हैं, तो हमें अपने पाकिस्तान का एम्बेसडर होने के नाते अपने मुल्क की मौसर नुमाइंदगी का मौका जो है वो नहीं मिल पाता। तो बराए मेहरबानी जो है, दिस इज़ नॉट द मोमेंट। ये जो बैड और पुअर प्रैक्टिसेस हैं, ये आप टेम्परेरी उनसे अपने मकासद को हासिल करने के लिए तो आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट इवेंचुअली जो है वो हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दिस इज वेरी बैड प्रेसिडेंट। इसको हर सूरत में हमें रोकना है और अदालतों को अपनी इंडिपेंडेंस रीस्टोर करने के लिए, अपनी आज़ादी मुमकिन तौर पर हमारी अदलिया के साथ जो है हमारे लिए एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर्स मुश्किल है सोसाइटी को कन्विंस करना कि मेरा इदारा, जो मेरा पैरेंट इदारा है पाकिस्तान में, जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं और जो हमारी वकालतें हैं, ये अपनी साख बहुत तेज़ी से आवाम की नज़र में खोती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी रेस्टोरेशन के लिए, इसकी ग्लोरी को रीस्टोर करने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को रीस्टोर करने के लिए अपनी इफेक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन करनी है। और इसमें जो लीड किरदार है मेरी राय में वो पाकिस्तान की अदलिया का, और अदलिया की जो हमारे जजेस हैं उनको फोर्थ फ्रंट पे आके, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अब बहुत हो गई है, बस बहुत हो गई है। इट्स मोर देन नाउ इज़ द टाइम, बल्कि ये कभी मौके आने भी चाहिए, बट नाउ इज़ द टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू लीड एंड टू मेक श्योर दैट द ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन शुड बी रिस्टोर्ड। इमरान भाई, बात हो रही है मिसिंग पर्सन की। हमारे और आपका मुतलका भाई दोस्त इमरान साहब की मिसिंग में बड़ा अर्सा, और उसके अलावा कई मिसिंग थे जिनको आप वापस लेके आए। कहा ये जाता है आपके वाले पर, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बातें आप तक भी पहुँचती होंगी कि आप आउट ऑफ द वे जाके या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके बंदा लेके आते हैं, कोर्ट्स के थ्रू नहीं आता बंदा, इसलिए वो बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं कि मैं किधर था, मैं क्या था। तो कहा ये जाता है कि आप बंदे किसी और के बस आपको बीच में डाल के खुदा सफाई करा देते हैं। इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं? देखो, दो चीज़ें आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया एंड इट वाज अ लॉन्ग व्यू कि कोई भी ये सवाल पूछता एंड आई एम नाउ हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू गिव माय ओपिनियन। नॉर्मली इस तरह के जो बैड ह्यूमर फैक्ट्रीज है, मैं उसमें कभी जो है वो खातिर तवज्जो नहीं देता, लेकिन मैं चूँकि आपने इसको सवाल को पूछा है और मेरी जिम्मेदारी है मैं इसको बताना और क्लैरिफाई करना। देखें, बात ये है कि सबसे पहले ये जो एक ह्यूमर है, इसको सब्सटेंस करने के लिए मुझे कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं कि किसी शख्स को, तीन बातें मैं आपको बताऊँ। एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बैरिस्टर, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड अप्रोच पीपल, एनीवन, पाकिस्तान भर में कोई भी शख्स किसी भी हालात में जब मुझे अपनी नुमाइंदगी के लिए जो है वो अप्रोच करता है, तो मेरी हर इम्कान कोशिश है कि मैं किसी शख्स को अपनी प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन से एज अ बोनाफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन डिप्राइव मत करूँ। तो पहली तो ये है कि जो शख्स मुझे मेरे पास चल के आता है, मुझे वकील करने के लिए, मैं उसकी नुमाइंदगी करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पर जो है वो किसी को घर में दरवाज़ा खटखटाने नहीं जाता, या मैं किसी को अप्रोच नहीं करता कि आए और मैं आपकी नुमाइंदगी करूँ। एक बी, जितने लोगों की मैंने मिसिंग पर्सन के केसेस में नुमाइंदगी दी है, मेरा आपसे जो है वो ये सवाल है कि एक शख्स को सिर्फ एक शख्स को जो है वो आप ज़ाती हैसियत में इंटरव्यू करके मुझे बता दें तमाम लोगों में से कि किसी शख्स में ज़िंदा रहते हुए मैंने कभी किसी शख्स को प्रोफेशनल एडवाइस दी हो, या मैंने किसी शख्स की किसी भी इदारे से कोई मामला तय कराने में अपना कोई रोल प्ले किया, वो कोई भी मुझे एविडेंस बेस, सब्सटेंस बेस बात करें। और तीसरी बात ये है, आप जानते हैं कि मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड नंबर ऑफ जर्नलिस्ट को ऑलरेडी प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर लिया और उनकी तादाद दर्जनों में है। और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, पिछले 3 साल में जो लोग मेरे पास ऑलरेडी जो है मुझे प्रोफेशनली एडवांस एंगेजमेंट करनी हुई है, वो सैकड़ों में है जर्नलिस्टों की तरफ से। अब आज की आपसे बात की तो मैं भी प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको कह दूँ कि गाना का रास्ता हमारा है, मिसिंग हो तो फिर आप नहीं हैं। अल्लाह ना करे यार कोई मिसिंग हो, लेकिन कोई हुआ खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो हर पाकिस्तानी की तरह आप मेरे लिए मज़ीद मौसम इसलिए है बिकॉज आप अदालत में इंसाफ के नसूल के लिए जो ट्रांसपेरेंसी लाने में अपना रोल प्ले करते हैं, उस पर तो मेरी डबल जिम्मेदारी बनती है। कोई खुदा न खास्ता ऐसे मामला हुए तो आई विल ऑलवेज बी देयर। तीसरी बात जो है वो ये है कि आपने पाकिस्तान में
किसी एक शख्स का मुझे वो नाम बता दे कि जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हो और अपनी वैसे ही वो जो जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी उसका एक्टिविटी है वो ना हो। मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ कि मैं वो वकील हूँ जो कि इन प्रैक्टिसेस को ना सिर्फ ये कि बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई शख्स जो है वो अपना सहाफ़ती काम कर रहा हो या अपना कोई डिजिटल एक्टिविज़म कर रहा हो और उसको पकड़ा जाए तो उसकी ज़ुबानबंदी हो। अगर कोई शख्स इस मुल्क में उसको सबसे ज़्यादा स्टॉन्च लेवल पे रिगरस लेवल पे जो है वो अपोज करता है, वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और तीसरी बात ये है, ये मैंने हमेशा से रिकॉर्ड पे ये बात कही है कि एज अ बोनाफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, आपकी वन ऑफ द कोर ड्यूटी, द फर्स्ट कोर ड्यूटी ऑफ एनी प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर और लॉयर इज कि वो कभी भी अपने क्लाइंट्स में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करता। मेरे पास कोई रियासती इदारा, चाहे वो सिविल हो या कोई और हो या पाकिस्तान में कोई प्राइवेट सिटीजन हो, वो जिस मर्जी सूबे से है, उसका जो मर्जी मजहब है, उसका जो मर्जी बैकग्राउंड है, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इवन बियॉन्ड द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एनीवेयर ग्लोबली जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और राइट ऑफ की जो राइट ऑफ एडवोकेट, जिस शख्स को हासिल है, चाहे वो इदारा है या वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, पूरे पाकिस्तान भर में कोई भी शख्स आएगा, मैंने उसको आज तक माजी में अपनी प्रैक्टिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया और ना ही मैं अब कर रहा हूँ और ना ही मेरा फ्यूचर में इरादा है, बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ माई प्रोफेशन। और इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ माई प्रोफेशन के जो सेफगार्ड्स हैं या जो उसके बेसिक जो अपना फीचर्स हैं उसको जेलसली गार्ड करने के लिए मेरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से रही है और हमेशा से रहेगी। और मेरा आप ही के प्लेटफॉर्म से जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में तमाम लोगों से जो है वो ये मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ, ब्रिंग मी ओनली वन पर्सन फ्रॉम दिस कंट्री और उसकी एविडेंस पे बात करें। उससे आप जितने माजी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आप इनकी सारी जर्नलिस्टिक बिरादरी है, अगर जो नेगेटिव र्यूमर किसी भी शख्स के बारे में अगर ठोस होना या किसी बुनियाद पर हो तो वो बुलेट स्पीड से ट्रेवल करता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ एविडेंस बेस्ड, मैं फिर कह रहा हूँ एविडेंस बेस्ड कभी आपके सामने आए तो यू आर गोइंग टू बी होल्डिंग मी रिस्पॉन्सिबल एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एनी पॉसिबल अकाउंटेबिलिटी मॉरली, प्रोफेशनली एंड अदरवाइज। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। नाज़रीन मियां अली खान साहब का वर्जन आपने सुना। देखिए जैसे ही मुंसिपल शाह साहब ने कल होस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कह लें कि तेवर बदलने लगे आज जिस अंदाज में आज को लेके चला गया सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स के हवाले से और 9 मई के केसेस के हवाले से, शेख रशीद के हवाले से जस्टिस आसिफ ठाकर ने कहा कि नहीं 50 दफ़ा तो एमएनए बन चुकी हैं, बुजुर्ग आदमी है, क्यों आप उनको लताड़ना चाह रहे हैं, कहाँ को भाग के जाएंगे। अब जो एतराफ़ी बयान थे सदाकत अब्बासी साहब के और दीगर मुलज़मान के जिनसे वो फिर चुके हैं, वो दोबारा मुलज़िम बन चुके हैं, उनको उन्होंने जमा कराने का कहा। प्रोसिक्यूशन ने ऑलरेडी फाइल का हिस्सा थे लेकिन एक बार फिर टाइम देने में कामयाब हुआ और अगले हफ्ते अदालत ने वादे किया कि मैक्सिमम अगले हफ्ते तक ये केसेस लग जाएंगे और देखते हैं फिर क्या अंजाम होता है इन 9 मई के केसेस का। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।